आपका फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लेकर आए हैं अपने अगले टॉपिक को, जो परिसंचरण तंत्र का ही एक भाग है। जहां हमने कल छोड़ा था रुधिर कणिकाएं, उससे आगे की जो बातें हैं वो हम आज करते हैं रुधिर कणिकाएं। आगे की बातें करने से पहले मैंने आपको कल के वीडियो में कहा था कि आप मुझे इन दो शब्दों के फुल फॉर्म देखकर बताएंगे, और मुझे जानकर बड़ी खुशी हुई कि सुप्यार मैडम जी हैं, उन्होंने इन दोनों की फुल फॉर्म वीडियो के देखने के साथ साथ ही बताई है। इसकी फुल फॉर्म होती है फ्रेंड्स एसिड सिट्रेट डेक्सोज, और ये है सिट्रियस फोस्फेट डेक्सोज। हमने कल तीन पदार्थों के बारे में चर्चा करी थी, जो कि ब्लड में मिलाए जाते हैं ब्लड बैंकों के द्वारा, ताकि रक्त का जो स्कंदर है वो ना हो और काफी दिनों तक ब्लड को स्टोर करके रखा जा सके। अब इसके साथ ही हम आज अपने टॉपिक की शुरुआत करते हैं। रुधिर कणिकाएं, हमने कल इन्हें तीन भागों में बांटा था। वापस रिपीट कर लेते हैं हल्का सा पुराना। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। फ्रेंड्स, इनकी फुल फॉर्म देख लेते हैं। हिंदी नाम जो है वो इनका हम जानते हैं रेड ब्लड सेल। नहीं करना फ्रेंड्स, कई बार हम किताबों में पढ़ते हैं, कुछ गाइड्स में तो हमें सेल नजर आता है। अगर आपको ये नाम ना दिखे कॉर्पसल्स, तो आप सेल्स के साथ जाएंगे। फिर रिपीट कर रहा हूं इस बात को, यदि आपको कॉर्पसल्स ये शब्द ना दिखाई दे तो आप सेल्स के साथ जा सकते हैं। वाइट ब्लड कॉर्पसल्स। प्लेटलेट्स को हम बिंबाणु या पट्टिकाणु भी कहते हैं। बिंबाणु या पट्टिकाणु। आज हम इन्हीं के बारे में चर्चा करेंगे कि इन तीनों का मेन रोल क्या है, ये इनका संगठन क्या है, इनमें कौन कौन से ऐसे पदार्थ होते हैं और कौन कौन से क्या क्या इनकी विशेषता है। सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, आरबीसी की। रेड ब्लड कॉर्पसल्स, इनको लाल रक्ताणु भी कहते हैं, लाल रक्त कणिकाएं। एक नाम मैंने आपको कल बताया था एरिथ्रोसाइट, एरिथ्रोसाइट्स। अब देखिए इनके बारे में जो जनरली हमें बातें पता है, पहले उनसे स्टार्ट करते हैं। उससे पहले एक बात आ जाती है, वैज्ञानिक थे जिनका नाम था ल्यूवेनहॉक। ल्यूवेनहॉक ने सबसे पहले आरबीसी के बारे में बताया था। ऐसी कुछ किताबों में से हमें जानकारी मिलती है। और अब बात करते हैं जिन चीजों के बारे में अच्छे से हमें पता है। यदि पहली बात हम किसकी करें, जीवन काल की। लाइफ स्पेन जो है इनका, वो क्या होता है, 120 दिन। पुरानी परीक्षाओं के पेपर उठाकर देखिए, आपको ये प्रश्न बार बार रिपीटेड होकर मिलेगा। लेकिन अब जैसे कि हम सबको ये याद हो गया है, तो एग्जामिनर ये प्रश्न हमें देने की संभावनाएं कम रह जाती है। अच्छा, अगली बात करते हैं हम इसकी उत्पत्ति की, कि लाल रक्त कणिकाओं की उत्पत्ति कहां से होती है। तो इनकी जो उत्पत्ति है वो होती है अस्थि मज्जा से, बोन मैरो। इसके पुस्तक में मैं एक बात लिख देता हूं, वयस्क अवस्था में चलेगा, सबसे अच्छा अप्रोप्रिएट रहेगा। और इनका जो विघटन है, ये जो नष्ट होती है, जहां विघटन होता है 120 दिन बाद में, वो है प्लीहा। क्या है, प्लीहा। देखिए यहां से 2-3 प्रश्न बन जाते हैं। आरबीसी की उत्पत्ति कहां से होती है, अस्थि मज्जा से। विघटन कहां होता है, प्लीहा में। और इसीलिए प्लीहा को क्या कहा जाता है, आरबीसी का कब्रिस्तान। कब्रिस्तान नाम आ जाए
बूचड़खाना नाम आ जाए, कब्रगाह, ये सारे के सारे नाम क्या हैं? सेम सिमिलर हैं। किस लिए कि आरबीसी का कब्रिस्तान, बूचड़खाना या कब्रगाह किसे कहा जाता है? ईहा को। देखिए फ्रेंड्स, एक इंपॉर्टेंट बात जो प्रश्न बनने की संभावनाएं वर्तमान परिप्रेक्ष्य में है वो ये है कि घूर्णी अवस्था में आरबीसी का निर्माण कहां होता है? घूर्णी अवस्था में जो आरबीसी का निर्माण है वो कहां होता है? यकृत में। अच्छा, जब हम आगे बात करते हैं तो आरबीसी कैसी होती है? केंद्रक विहीन होती है, इनमें केंद्रक अनुपस्थित होता है, केंद्रक नहीं पाया जाता है। लेकिन यहां आप एक नोट डालकर लिखेंगे कि जो ऊंट है और एक और जीव है जिसका नाम है लामा, यदि हम ऊंट के छोटे बच्चे को देखें उसके ही आकार का जीव है, उसमें और ऊंट में दोनों की ही आरबीसी में केंद्रक उपस्थित होता है। केंद्रक उपस्थित होता है दोनों की आरबीसी में, आरबीसी में केंद्रक उपस्थित होता है, केंद्रक उपस्थित होता है। अब देखिए हमने इन दोनों की बात ही क्यों की? उसके पीछे रीजन ये है कि हमारी जो आरबीसी है वो केवल किन में पाई जाती है? कशेरुकी प्राणियों में। कशेरुकी प्राणियों में केवल और केवल किन में पाई जाती है? केवल कशेरुकी प्राणियों में पाई जाती है। अच्छा जी, अब देखिए आरबीसी का हमने एक नाम लिखा है लाल रक्त कणिकाएं। आरबीसी में एक वर्णक होता है, उससे संबंधित प्रश्न आता है कई बार कि रुधिर का लाल रंग किसके कारण होता है? रुधिर का जो रंग है वो लाल होने का कारण क्या है? तो उसके लिए जो उत्तरदायी कारक है वो है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं HB से। देखिए रुधिर का लाल रंग किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण। अब यदि प्रश्न आपसे यूं पूछ लिया जाए कि इसे क्या कहा जाता है? श्वसन वर्णक। क्यों कहा जाता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। श्वसन वर्णक कहा जाता है या फिर ये क्या है? एक जटिल प्रोटीन है। यदि इन दोनों के नाम को साथ में देकर आपको प्रश्न पूछ लिया जाए तब भी हमें कंफ्यूज नहीं होना है। अब देखिए श्वसन वर्णक तो है ही, क्यों? क्योंकि ये जो हीमोग्लोबिन है ये गैसीय आदान प्रदान के लिए उत्तरदायी है, सबसे मुख्य भूमिका अदा करता है। यदि एक हीमोग्लोबिन का अणु है तो वो 4 ऑक्सीजन के अणुओं के साथ संयोग करता है। परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है, यदि एक हीमोग्लोबिन का अणु है तो वो ऑक्सीजन के 4 मॉलिक्यूल्स के साथ कनेक्टेड हो जाता है और संयुक्त हमारी कोशिकाओं तक पहुंचा देता है। अब देखिए हमारे पास 3 टर्म्स हैं, उन तीनों टर्म को हमें ध्यान रखना है। यदि हीमोग्लोबिन है वो ऑक्सीजन के साथ संयोग किया उसने, तो जो बनने वाला अस्थायी उत्पाद है वो क्या होगा? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ऑक्सी हीमोग्लोबिन। अभी मैं आपको बता दूंगा कि यहां से प्रश्न कैसे बनेगा, है ना? हीमोग्लोबिन है, ऑक्सीजन के साथ संयोग करके क्या बनाता है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। अब यदि हीमोग्लोबिन है वो किससे संयोग कर ले? भाई CO2 से भी तो संयोग हीमोग्लोबिन ही करता, केवल ऑक्सीजन लेकर जाता है, लेकिन साथ साथ में जो हमारी कोशिकाओं द्वारा उत्सर्जित होने वाली कार्बन डाइऑक्साइड गैस है CO2 है, उसको वापस फेंको तब भी हीमोग्लोबिन ही लेकर आता है। तो ये बनाता है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। अब देखिए एक प्रश्न और बनता है, इन तीनों से दो प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं, अभी मैं आपको बताऊंगा। यदि ये संयुक्त किससे हो जाए? कार्बन मोनोऑक्साइड से। जिन दोस्तों को ये पता, इसका फॉर्मूला नहीं पता, ध्यान रखिएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड का फॉर्मूला ये कार्ब मोनो हीमोग्लोबिन। कार्ब मोनो हीमोग्लोबिन। अब देखिए फ्रेंड्स, हमारे पास 3 ऑप्शन जैसे हो गए सीधे के सीधे। यदि वो हमसे ये कहे कि हीमोग्लोबिन यदि कार्बन डाइऑक्साइड से संयुक्त होकर
किस प्रकार के अस्थायी उत्पाद का निर्माण करता है? 3 ऑप्शन, एक और दे देगा अगला, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन की जगह कार्ब मोनोऑक्सी हीमोग्लोबिन, एक ऑप्शन और हो गया, तो 4 ऑप्शन बन गए। या फिर वो हमें ये कह सकता है कि हीमोग्लोबिन है वो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस के साथ संयुक्त होकर निम्न में से कौन से अस्थायी उत्पाद को बनाता है। अच्छा, एक तो ये हो गया, ऐसे प्रश्न बन सकता है। दूसरा, जो हीमोग्लोबिन की बंधुता है, मतलब यहां से हीमोग्लोबिन की जो बंधुता है कि वो ऑक्सीजन के साथ भी संयोग करता है, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ भी संयोग करता है और कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ भी संयोग करता है। लेकिन यदि हीमोग्लोबिन को ये तीनों ही गैसें एक साथ मिले, समझिए बात को, यदि ऑक्सीजन भी, कार्बन डाइऑक्साइड भी, कार्बन मोनोऑक्साइड भी, यदि तीनों गैसें एक साथ मिले तो वो सबसे पहले किससे संयोग करेगा? कार्बन मोनोऑक्साइड से। उसके बाद किससे संयोग करेगा? ऑक्सीजन से। उसके बाद किससे संयोग करेगा? कार्बन डाइऑक्साइड गैस से। अच्छा, एक बार परीक्षा में यहां से प्रश्न पूछा गया है कि इस गैस को क्या कहा जाता है? मीठी नींद में मौत देने वाली गैस, सॉरी, मीठी नींद में मौत देने वाली गैस, मीठी नींद में मौत देने वाली गैस, अब देखिए ये क्यों कहा जाता है? जो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है वो हम सर्दियों में कई बार क्या करते हैं कि अंगीठी वगैरह घर में जला ली जाती है कमरे में, और कमरे को गर्म करने के लिए हम देसी नुस्खा अपनाते हैं कि अंगीठी या फिर कोयले हमने किसी बर्तन में रख लिए और उसके ऊपर कोयले रखे जा रहे हैं, तो जो अपूर्ण दहन होगा उससे क्या बनेगी? कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। अब हमारी बॉडी में जो ब्लड है उसमें क्या है? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन की सीधी प्रायोरिटी ऑक्सीजन से पहले क्या है? कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, जो कि क्या है? एक जहरीली गैस है, मीठी नींद में मौत देने वाली गैस है। ये क्या करता है कि ऑक्सीजन को तो छोड़ देता है और किससे संयुक्त हो जाता है? कार्बन मोनोऑक्साइड गैस से। और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस से संयुक्त होकर क्या बनाता है? कार्ब मोनोहीमोग्लोबिन। ये जो कार्ब मोनोहीमोग्लोबिन बना है वो क्या है? एक ऐसा उत्पाद है जो जहरीला है, हमें गहरी नींद दे देता है या फिर बेहोशी की सिचुएशन हो जाती है। कई बार हम न्यूज़पेपर्स में पढ़ते हैं कि 4 लोग थे, 2 लोग थे, रात को पढ़ रहे थे, देर रात तक पढ़ते पढ़ते उन्होंने अंगीठी जलाकर बैठे हुए थे, फिर वो पढ़ते पढ़ते सो गए और सुबह सोते ही रह गए। तो इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? मीठी नींद में मौत देने वाली गैस कहा जाता है। अब देखिए दोस्तों कि जब हम हीमोग्लोबिन के बारे में बात करते हैं ना, तो एक बात और निकलकर सामने आती है। वो क्या है कि हीमोग्लोबिन कार्बन मोनोऑक्साइड गैस के साथ तो संयोग कर ही रहा है, साथ साथ में हीमोग्लोबिन में क्या होता है? एक तो होता है हिम भाग, जिसे हम कह सकते हैं हिमेटिन, और एक क्या होता है? ग्लोबिन। एक क्या होता है? हिम, और एक क्या होती है? ग्लोबिन। जो हिम भाग है वो तो क्या है? रंजक है या फिर क्या है? रंग है, वर्णक है, रंग देने वाला है। इसकी वजह से, हिम भाग की वजह से क्या होता है? रंग लाल होता है। और ग्लोबिन क्या है? एक प्रकार की क्या है? प्रोटीन है। अच्छा, अब प्रश्न यहां से आता है कई बार कि हीमोग्लोबिन में जो हिम भाग है उसमें क्या होता है? आयरन, लोहा, Fe। उसमें जो Fe है या जो लोहा है वो किस रूप में रहता है? तो ध्यान रखिएगा किस रूप में होता है? Fe+2, जिसे हम क्या बुलाते हैं? फेरस। दोस्तों, हीमोग्लोबिन का जो हिम भाग है और एक दूसरा भाग क्या होता है? ग्लोबिन। ग्लोबिन तो क्या है? इसमें एक प्रोटीन है, और जो हिम भाग है वो क्या है? रंजक। इस हिम भाग में क्या रहता है? लोहा, या जिसे हम आयरन बुला सकते हैं, Fe बुला सकते हैं। किस अवस्था में रहता है? Fe+2 फॉर्म में रहता है, फेरस। अच्छा जी, जब हम बात करते हैं आरबीसी की आगे, तो आरबीसी में मुख्य कार्य आरबीसी का यही बना कि वो हीमोग्लोबिन है तो क्या करेगा? गैसीय परिवहन करेगा। अब यदि आयरन की हमारी बॉडी में कमी हो जाए, मान लीजिए कि आयरन की क्या हो गई? हमारी बॉडी में कमी हो गई है। अब जैसे ही आयरन की कमी होगी, इसका मतलब हिम भाग कम हुआ,
और हमारी बॉडी में क्या हुआ, रिड्यूस हीमोग्लोबिन की क्या होगी, कमी होगी। अब हीमोग्लोबिन की जो कमी है उसे हम क्या कहते हैं कि रक्त की कमी होगी, और रक्त की कमी को ही हम क्या कहते हैं, एनीमिया कहा जाता है। ठीक है, इसके लिए सजेशन दिए जाते हैं कि हमें पालक या हरी सब्जियां खानी चाहिए। अच्छा, उनकी खाने की वजह से हमें क्या प्राप्त होगा, आयरन, और आयरन से हीमोग्लोबिन बढ़ेगा और जो रक्त की कमी है वो क्या हो जाएगी, पूरी हो जाएगी। अच्छा, जब हम आरबीसी और डब्ल्यूबीसी की बात करते हैं तो यहीं से बात कर लेते हैं आरबीसी और डब्ल्यूबीसी। एक बार प्रश्न आया हुआ है कि आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का अनुपात क्या होता है संख्या के आधार पर, इसलिए मैं आपको हल्का सा बता देता हूं कि जो आरबीसी है उनकी जो संख्या है, आरबीसी की जो संख्या है वो मेल्स और फीमेल्स, कल भी अपन ने बात करी थी कि यदि हम ब्लड की बात कर लें तब भी और आरबीसी की बात करें तब भी, महिलाओं में और पुरुषों में दोनों में संख्या क्या होती है, अलग अलग होती है। यदि हम मेल्स की बात करें तो मेल्स में होती है 52 लाख पर क्यूबिक एमएम ऑफ ब्लड, और फीमेल्स में बात करें अगर हम तो ये होती है 48 लाख पर क्यूबिक ऑफ ब्लड। देखिए होगी। अब जब भी हम हीमोग्लोबिन के पास आ जाते हैं वापस, हमने एक बात करी कि आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का यदि अनुपात हमसे कोई पूछ ले तो ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रेणी में आता है ये भी, क्योंकि जो प्रश्न फ्रेंड्स उन्हीं के साथ मैं मोस्ट या इंपोर्टेंट लगा रहा हूं जो प्रश्न कई बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं। 600 अनुपात 1 अनुपात होगा डब्ल्यूबीसी का। अब हम जब डब्ल्यूबीसी पढ़ेंगे तब हम देख लेंगे कि भाई डब्ल्यूबीसी की संख्या कितनी होती है। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि जो आरबीसी है वो महिलाओं में कितनी होती है, 48 लाख। अब यदि हम आरबीसी के आकार की बात करें कि आरबीसी का जो आकार है वो कैसा होता है, ठीक है, तो आरबीसी का जो आकार है वो कैसा होता है, द्विअवतलाकार। कैसा होता है, द्विअवतलाकार। देखिए द्विअवतलाकार या डंबलाकार जो आकृति है, द्विअवतलाकार या जो डंबलाकार आकृति है वो होती है आरबीसी की। अब ऐसी शेप होने का फायदा क्या है आरबीसी को, जरा सोचिए कि भाई जैसे मान लीजिए कि आरबीसी द्विअवतलाकार की है या डंबलाकार की है, तो ऐसी शेप होने से आरबीसी को फायदा क्या, ऐसी शेप क्यों हुई, गोलाकार भी हो सकती थी, लेकिन इससे प्रॉफिट क्या है, इसका जो सतही क्षेत्रफल है ना, सरफेस एरिया, वो बढ़ जाता है। और जब सतही क्षेत्रफल बढ़ जाएगा तो जो ऑक्सीजन से जुड़ने की जो प्रोसेस है वो फास्ट हो जाएगी। ऑक्सीजन की ज्यादा मॉलिक्यूल्स आरबीसी से जुड़ पाएंगे या हम कहेंगे हीमोग्लोबिन से जुड़ पाएंगे, ठीक है। ये इसके आकार की बात हो गई। यदि कोई व्यक्ति है वो लोहे की खदानों में काम करता है, लोहे की खदानों में काम कर रहा हो, यदि कोई व्यक्ति लोहे की खदानों में काम कर रहा हो तो उसे एक रोग हो जाता है जिसको कहा जाता है लोहमयता। इसका अंग्रेजी नाम है जो प्रश्न में आया था, पेपर में आया था, सिडेरोसिस। मैं आपको इसलिए बार बार कह रहा हूं कि ये प्रश्न भी आया हुआ है, ये प्रश्न भी आया हुआ है, क्योंकि ये ऐसे टॉपिक हैं जिनमें से प्रश्न फ्रीक्वेंटली बनते ही बनते हैं। अब जरूरी नहीं कि आने वाली किसी भी परीक्षा में बने, किस परीक्षा में नहीं बने, लेकिन बनने की संभावना सर्वाधिक अगर किसी से रहती है तो वो इनसे ही रहती है। क्या है, सिडेरोसिस या लोहमयता। अच्छा, अब अगर अपन बात करें किसकी आगे, कि लोहे की खदानों में काम करने वाले लोगों में क्या होगा कि उनकी बॉडी में लोहे की मात्रा क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, उसको क्या कहा जाता है, सिडेरोसिस। अब देखिए 3 मीटर है, इनको हम यहां लिखते हैं। पहले तो हम बात करते हैं हीमेटोक्रीट, ठीक है, फिर करते हैं हीमोग्लोबिनोमीटर। हीमेटोक्रीट क्या है, हीमेटोक्रीट आरबीसी का जो प्रतिशत आयतन है
टोटल ब्लड में आरबीसी का जो प्रतिशत आयतन है वो क्या कहलाता है? हीमेटोक्रिट कहलाता है। अच्छा, ये जो हीमोग्लोबिनोमीटर है ये क्या करता है? ये हीमोग्लोबिन के काउंट को मापता है कि बॉडी में हीमोग्लोबिन का काउंट कितना है। अब मैं आपको बताना ये चाहता हूं यही वापस, इसलिए हम घूम फिर के यही आए हैं कि मेल्स और फीमेल्स में हीमोग्लोबिन का जो काउंट है वो भी अलग अलग होता है। कितना होता है? मेल्स में 15 ग्राम और फीमेल्स में कितना होता है? 13 ग्राम प्रति 100 ml ब्लड ऑफ ब्लड, प्रति 100 ml ऑफ ब्लड। ठीक है, वापस सुनिए। हीमेटोक्रिट क्या है? टोटल ब्लड में आरबीसी का जो प्रतिशत आयतन, आरबीसी ने जितना परसेंटेज घेर रखा है वो क्या कहलाता है? हीमेटोक्रिट कहलाता है। एक क्या है? हीमोग्लोबिनोमीटर। हीमोग्लोबिनोमीटर क्या मापता है? हीमोग्लोबिन का काउंट मापता है कि हीमोग्लोबिन हमारे जो रक्त है उसमें कितने प्रतिशत है या कितने ग्राम है। अच्छा, देखिए होता क्या है कि कई बार आरबीसी हमारी बॉडी में क्या हो जाती है? आरबीसी की कमी हो जाती है। यदि कई बार क्या होता है? आरबीसी की हमारी बॉडी में मात्रा बढ़ जाती है। दोनों ही सूरतों में आरबीसी की मात्रा कम हो जाए या फिर बढ़ जाए तो उन्हें क्या कहते हैं वो देखते हैं अपन। देखिए, यदि हमारे शरीर में आरबीसी की जो संख्या है या मात्रा है वो क्या हो जाए? बढ़ जाए। आरबीसी है उसकी मात्रा यदि बढ़ जाए हमारे शरीर में, बढ़ जाए तो उसको क्या कहते हैं? पॉलीसाइथीमिया। पॉलीसाइथीमिया क्या कहा जाता है? पॉलीसाइथीमिया। अब देखिए होता क्या है, एक एरिथ्रोपोइटिन नाम का हार्मोन है, एरिथ्रोपोइटिन। एरिथ्रोपोइटिन नाम का हार्मोन है जो किससे स्रावित होता है? किडनी से। ध्यान रखिएगा, एरिथ्रोपोइटिन नाम का हार्मोन है वो किससे स्रावित हो रहा है? किडनी से। ये क्या करता है कि अस्थि मज्जा जो है भाई, आरबीसी की उत्पत्ति कहां से होती है? अस्थि मज्जा से। एरिथ्रोपोइसिस, एक मिनट इस बारे में मैं बताता हूं आपको। एरिथ्रोपोइटिन नाम का हार्मोन है जो किससे स्रावित होता है? किडनी से, और अस्थि मज्जा को प्रेरित करता है किसके लिए? आरबीसी के निर्माण के लिए। आरबीसी निर्माण के लिए क्या करता है? प्रेरित करता है। इंपोर्टेंट फॉर रीट एग्जाम्स, पटवार एग्जाम्स, इवन हम कहें कि जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उनके लिए अच्छा प्रश्न है ये। अच्छा, मैंने एक शब्द और लिखा है, दोनों शब्द साथ में इसलिए लिखे हैं कि हमें जोड़ने में आसानी हो। जो आरबीसी के निर्माण की प्रक्रिया है, आरबीसी के निर्माण की प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है? एरिथ्रोपोइसिस। अब देखिए, जब हम आरबीसी के बारे में इतना पढ़ रहे हैं कि भाई आरबीसी की मात्रा बढ़ जाए तो उसे क्या कहते हैं? पॉलीसाइथीमिया। अब आपके सामने एक प्रश्न आया होगा, आपने मन में जैसे वीडियो चल रहा होगा तो आपने सोचा होगा कि सर है ना, तो आपने ये नहीं लिखा आरबीसी की मात्रा कम हो जाए तो उसको क्या कहेंगे? तो फ्रेंड्स, अगर आप अटेंटिव हैं तो आपने देखा होगा कि मैंने अभी अभी आपको लिखवाया था क्या? एनीमिया। बिटवीन द लाइन्स हमें समझना पड़ेगा क्योंकि सारी चीजें हो सकता है कि कोई एक आध चीजें मिस हो जाए, कोशिश सारी चीजों की है। तो इसे क्या कहते हैं? एनीमिया। एनीमिया का मतलब अगर हीमोग्लोबिन कम है, आरबीसी कम है या ब्लड काउंट कम है तो उसको क्या कहा जाता है? एनीमिया कहा जाता है। अब आरबीसी के निर्माण की प्रक्रिया का क्या कहलाती है? एरिथ्रोपोइसिस। केवल किन में होती है आरबीसी? कशेरुकी प्राणियों में। वापस रिपीट कर देता हूं, केवल किन में होती है? कशेरुकी प्राणियों में। ये रिपीट करने के पीछे भी एक कारण है, वो भी बताता हूं। देखिए, दो प्रश्न आते हैं। सबसे बड़ी आरबीसी, ठीक है,
एक प्रश्न है सबसे छोटी आरबीसी। इन दोनों प्रश्नों में ही दो प्रश्न और छुपे हुए हैं। जैसे ही हम सबसे बड़ी आरबीसी की बात करेंगे तो किसमें? उभयचर में, एम्फीबियंस में। एम्फीबियंस में क्या होती है? सबसे बड़ी आरबीसी। और इसके एग्जाम्पल जो हैं वो आप नोट डाउन कीजिएगा। प्रोटियस और एम्फ्यूमा। इनमें क्या होती है? सबसे बड़ी आरबीसी होती है। और यदि इसके आकार की हम बात करें तो ये होती है माइक्रोमीटर। अच्छा, सबसे जो छोटी आरबीसी है वो किसकी होती है? मेमल्स की होती है फ्रेंड्स, स्तनधारियों की होती है। ठीक है, सबसे छोटी आरबीसी किनकी होती है? स्तनधारियों की। अब देखिए यहां से जो मेमल्स हैं, इन मेमल्स में से एक प्रश्न आता है, कई बार बनते हैं दो प्रश्न कि मेमल्स में सबसे बड़ी, यदि आपको यह पूछना चाहेगा तो वो यही कहेगा कि मेमल्स में या स्तनधारियों में सबसे छोटी या सबसे बड़ी आरबीसी किसमें होती है। यही क्लियर करना चाहता हूं मैं। कई बार क्या होता है कि हम ये चीजें पढ़ लेते हैं लेकिन कंफ्यूज हो जाते हैं जब हमें याद करना होता है एग्जाम टाइम में, क्योंकि हमारे साथ यही होता है। जब हम एग्जाम टाइम में बैठे रहते हैं तब हमें बहुत सारी चीजें ऐसी होती है, तब फील होता है कि हमें ये तो याद था, याद है, कल सुबह पढ़ा था, कल रात को पढ़ा था, कितनी बार पढ़ा था, क्लास में सर ने भी पढ़ाया था। लेकिन जब एग्जाम हॉल से बाहर निकलते हैं तो वो सारी चीजें क्लियर सामने याद आ जाती है। उसके पीछे भी यही वजह है, क्योंकि हमारा दिमाग कभी भूलता नहीं कुछ भी। लेकिन यदि हमने अच्छे से नहीं पढ़ा है तो वो हमें याद भी नहीं होगा। किसकी होती है? एलिफेंट की होती है सबसे बड़ी। और सबसे जो छोटी है वो किसकी होती है? कस्तूरी मृग। जो मस्क डियर होता है, कस्तूरी मृग होता है, उसमें होती है सबसे छोटी आरबीसी। देखिए प्रश्न कई बार, अगर आपको प्रश्न ये पूछे कि सबसे बड़ी आरबीसी किसमें होती है, आपको कुछ नहीं कहे, सीधा सा इतना कहे कि सबसे बड़ी आरबीसी किनमें होती है? उभयचरों में या फिर एम्फीबियंस में। अंग्रेजी नाम है, कई बार ये लिखा रहेगा। एग्जाम्पल देके हमें कुछ पूछ ले कि प्रोटियस या फिर एम्फ्यूमा में जो आरबीसी है उसका आकार कैसा होता है, इनके बारे में एग्जाम्पल से पूछे। सबसे छोटी आरबीसी पूछ ले किन में होती है? मेमल्स में या फिर स्तनधारियों में। कहीं भी फ्रेंड्स ऐसे मत कर देना कि सबसे छोटी आरबीसी आप कस्तूरी मृग, अगर ऑप्शन में दिया हुआ तो आप कर सकते हैं, लेकिन ऑप्शन ऐसे बनते नहीं है। मेमल्स में सबसे बड़ी हाथी में, सबसे छोटी कस्तूरी मृग में। आई होप आप समझ रहे होंगे बात को। अच्छा जी, अब आगे बात करते हैं अपन किसकी, कि जो आरबीसी के निर्माण की प्रक्रिया है, जिसे हम क्या बुलाते हैं? होमोपोइसिस या एरिथ्रोपोइसिस। तो ये जो है वो कितने घंटे में? 72 घंटे में पूरी हो जाती है। अच्छा देखिए एक और है, रेटिकुलो। चलिए पहले मैं एक दूसरी बात बताना चाहता हूं आपको कि यदि व्यक्ति ऊंचाई पर जा रहा हो, ऊंचाई पर जाने पर जो आरबीसी की संख्या है वो क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। आरबीसी की संख्या क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। इसमें कई बार आपको कुछ गाइड्स में लिखा हुआ मिलेगा कि व्यक्ति अगर सो रहा हो तो उसमें क्या होता है? आरबीसी की संख्या थोड़ी कम हो जाती है। बढ़ जाती है का मतलब थोड़ी बढ़ जाती है, और जब व्यक्ति सो रहा हो तो क्या हो जाती है? संख्या सोते हुए समय संख्या बहुत कम हो जाती है। अच्छा, एक प्रश्न है जो अशुद्ध जल, यदि आरबीसी को अशुद्ध जल में डाला जाए, ध्यान सुनिएगा, यदि आरबीसी को अशुद्ध जल में डाला जाए तो क्या होगा कि जो जल है वो आरबीसी के अंदर जाएगा। भाई अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर। जब आरबीसी के अंदर जल जाएगा तो आरबीसी क्या हो जाएगी? फूल जाएगी, और फूल कर क्या होगी? फट जाएगी। प्रश्न बनता है यदि आरबीसी को अशुद्ध जल में डाला जाए
तो क्या होगा, आरबीसी फट जाएगी, पिचक जाएगी, कोई स्थिति परिवर्तन नहीं होगा, उसका आकार परिवर्तित हो जाएगा, हंसियाकार हो जाएगी। ऐसे प्रश्न बन सकते हैं। अब हम एक छोटी सी बात और करते हैं आरबीसी के कंपोजिशन की, संगठन की। आरबीसी का जो संगठन है, कंपोजिशन है, उसकी बात कर लेते हैं। देखिए, हम क्या आरबीसी में जब भी आरबीसी पढ़ते हैं तो केवल हीमोग्लोबिन पढ़ के छोड़ देते हैं। उसके साथ साथ हम बात करते हैं कि आरबीसी में क्या होता है, लगभग 70% क्या होता है, जल। आरबीसी में लगभग 20% क्या होता है, हीमोग्लोबिन। लगभग 7% क्या होते हैं, लिपिड। लगभग 3% क्या होते हैं, अन्य पदार्थ। एक इंटरेस्टिंग बात मुझे याद आई है, अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लीजिए। कल मैंने आपको एक प्रोटीन का नाम लिखवाया था, प्लाज्मा प्रोटीन, ग्लोब्यूलिन। आपने देखा होगा कि कुछ लोग ऐसे हैं जो खूब खाते हैं, चरते हैं, मतलब खाते नहीं, चरते हैं। अच्छा खाना खाने के बाद, पौष्टिक आहार लेने के बाद भी वो क्या रहते हैं, दुबले पतले ही रहते हैं। उसका कारण क्या है कि यदि ग्लोब्यूलिन प्रोटीन जो है, उस प्रोटीन की बॉडी में कमी होगी तो व्यक्ति कैसा रहेगा, अच्छा आहार लेने के बाद भी। यदि कुछ नहीं खाओगे, आप डाइटिंग पे चल रहे हो, तो निश्चित रूप से आप फिट रहोगे, लेकिन अच्छा खाने के बाद, दूध घी जो भी आपको अच्छा मिल रहा है वो खाने के बाद भी क्या रहेंगे, दुबले पतला ही नजर आता है व्यक्ति। अब देखिए, एक रोग है सिकल सेल एनीमिया, नाम तो सुना ही होगा आपने इसका। दांत्र कोशिका रक्ताल्पता, हिंदी और लिख देता हूं, दांत्र कोशिका रक्ताल्पता। इसमें से एक प्रश्न आया था डीएसएसबी के पेपर में, यदि आप पुराने पेपर उठाकर देखेंगे तो, कि जो सिकल सेल एनीमिया रोग है वो बिंदु उत्परिवर्तन का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। ऑप्शन में था कि प्रश्न तो यह था कि निम्न में से बिंदु उत्परिवर्तन का श्रेष्ठ उदाहरण है, और उसका आंसर क्या था, सिकल सेल एनीमिया रोग। देखिए होता क्या इसमें, सिकल सेल एनीमिया जो रोग है उसमें जो हीमोग्लोबिन है, हमारी आरबीसी में जो हीमोग्लोबिन उपस्थित होता है, उस हीमोग्लोबिन की जो बीटा श्रृंखला है, ध्यान से सुनिएगा, सिकल सेल एनीमिया रोग में हीमोग्लोबिन की बीटा श्रृंखला की 6th पोजीशन पर ग्लूटामिन एक नाम की प्रोटीन होती है, ग्लूटामिन, उसके स्थान पर, ग्लूटामिन के स्थान पर क्या जाता है, वेलिन आ जाता है। देखिए, आनुवंशिक रोग है, एक प्रश्न, एक शब्द में प्रश्न है। सिकल सेल एनीमिया कैसा है, आनुवंशिक डिजीज है, बिंदु उत्परिवर्तन का श्रेष्ठ अच्छा उदाहरण है। इसमें होता क्या है, अल्फा और बीटा जो श्रृंखलाएं हैं, उन श्रृंखलाओं में मैं आपको चलो अल्फा और बीटा श्रृंखलाओं के बारे में भी डिटेल से बता देता हूं। दो श्रृंखलाएं हैं, अल्फा श्रृंखला और बीटा श्रृंखला। हीमोग्लोबिन में क्या होता है कि दो तो होती हैं अल्फा श्रृंखलाएं, दो होती हैं बीटा श्रृंखलाएं। जो अल्फा श्रृंखला है उसमें होते हैं 141 एमिनो एसिड, और जो बीटा श्रृंखला है उसमें होते हैं 146 एमिनो एसिड। इन अल्फा और बीटा श्रृंखलाओं में सिकल सेल एनीमिया रोग में इसकी जो बीटा श्रृंखला है उसकी 6वीं पोजीशन पर, 6वें स्थान पर जो ग्लूटामिन नाम का पदार्थ है
उसके स्थान पर क्या आ जाता है, वेलिन आ जाता है। प्रश्न बन सकता है कि सिकल सेल एनीमिया रोग में किस श्रृंखला में उत्परिवर्तन होता है, तो किसमें होता है, बीटा श्रृंखला में, अल्फा बीटा गामा, इनमें से कोई नहीं। कौन सी पोजीशन पे, छठवीं पोजीशन पे। ग्लूटामिन के स्थान पर क्या आ जाता है, वेलिन। 2-3 प्रश्न बनते हैं यहीं से। ये आपकी आरबीसी हुई। अब हम बात करते हैं किसकी, डब्ल्यूबीसी की। जितनी आरबीसी इंपोर्टेंट है उतनी ही इंपोर्टेंट क्या है, डब्ल्यूबीसी है। उससे कहीं ज्यादा कह सकते हो आप। क्यों? क्योंकि जो आरबीसी का काम क्या है, गैसों का परिवहन करना या पोषक पदार्थों को परिवहन करना, और डब्ल्यूबीसी क्या करती है वो अभी हम देखते हैं। नाम क्या है, व्हाइट ब्लड कॉर्पसल्स। इनको श्वेताणु भी कहा जाता है, इनको भक्षकाणु भी कहा जाता है। श्वेताणु कहा जाता है, भक्षकाणु कहा जाता है, लाल रुधिर कणिकाएं भी कहा जाता है, सॉरी श्वेत रुधिर कणिकाएं भी कहा जाता है। कितनी देर तक आरबीसी लाल रुधिर कणिकाएं कर ली ना, श्वेत रुधिर कणिकाएं भी कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद हम बात करें तो ये कैसी होती हैं, केंद्रक युक्त। कैसी होती हैं, केंद्रक युक्त होती हैं। और यदि मैं आकार की बात करूं तो आकार में कैसी होती है, अनियमित आकार की। कैसी होती है, अनियमित आकार की होती है। अच्छा, यदि मैं यूं कहूं कि जितनी भी रक्त कणिकाएं हैं, रुधिर कणिकाएं हैं, उनमें आकार में सबसे बड़ी होती है। मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। जितनी रक्त कणिकाएं आरबीसी डब्ल्यूबीसी है, उनमें क्या होती है, ये प्लेटलेट्स, उनमें क्या होती है, बड़ी होती है डब्ल्यूबीसी। अब डब्ल्यूबीसी में कौन सी छोटी होती है, कौन सी बड़ी होती है, वो बातें हम करेंगे आगे। लेकिन क्या होती है, ये इन कणिकाओं में क्या होती है, सबसे बड़ी। अब देखिए डब्ल्यूबीसी का मुख्य जो कार्य है वो क्या है, डब्ल्यूबीसी का जो मुख्य कार्य है वो है आंतरिक या फिर बाह्य, आंतरिक या फिर मैं यूं कहूं कि बाह्य संक्रमणों से सुरक्षा करना। संक्रमणों से क्या करना, सुरक्षा करना मुख्य कार्य है। अब एक फ्लो चार्ट बनाते हैं जिससे हम देखते हैं कि जो डब्ल्यूबीसी है वो कितने प्रकार की होती है। तो मुख्य रूप से जो डब्ल्यूबीसी है वो कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की होती है। एक तो होता है ग्रेविनुलोसाइड, ये क्या होता है, ग्रेविनुलोसाइड। हिंदी नाम लिख देता हूं, ये तो होता है कणिकामय। ठीक है, और ये क्या होती है, अकणिकामय। ठीक है, देखिए जो कणिकामय श्वेताणु है उनको बांटा जाता है 3 भागों में। एक तो पहले तो होते हैं इयोसिनोफिल्स, सॉरी इयोसिनोफिल्स। दूसरे होते हैं बेसोफिल्स। तीसरे होते हैं न्यूट्रोफिल्स। देखिए हमें इनको वही है याद रखने की प्रोसेस, इमेजिनेशन और एक दूसरे को जोड़ना। इयोसिनोफिल्स, बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, यदि आप क्रम से याद रखेंगे आराम से याद हो जाएंगे। इनको बांटा गया है 2 भागों में।
लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। अब देखिए, मैं केवल इस लिम्फोसाइट्स के दो प्रकार और बना रहा हूं। एक होता है बी लिम्फोसाइट और एक होता है टी लिम्फोसाइट। यहां से एक प्रश्न आया हुआ है, इसीलिए बनाया हमने दोनों से। ये तो इनके क्या हो गए, प्रकार हो गए, किसके, डब्ल्यूबीसी के। डब्ल्यूबीसी के क्या हो गए, प्रकार। अब हम बात करते हैं एक एक करके इसके प्रकारों की, कि कौन सा प्रकार है, उसमें उसकी क्या विशेषताएं हैं और किस प्रकार से वो कार्य करता है और कहां से प्रश्न बनने की जो संभावना है वो सबसे ज्यादा है। इनको नहीं मिटाता हूं मैं, पांचों नाम लिखे रखते हैं अपन। पहला इयोसिनोफिल्स। देखिए, इयोसिनोफिल्स है, उसकी संख्या जो टोटल डब्ल्यूबीसी है उसका कितनी होती है, 2 से 3%। आपने देखा होगा कि मैंने डब्ल्यूबीसी का जीवन काल नहीं लिखा कहीं भी, ध्यान दिया होगा, यदि नहीं दिया तो ध्यान से सुन लीजिएगा बात को। डब्ल्यूबीसी का जीवन काल नहीं लिखने के पीछे कारण है कि डब्ल्यूबीसी है वो कुछ घंटे तक जीवित रह सकती है, कुछ वीक तक जीवित रह सकती है, कुछ दिनों तक जीवित रह सकती है, कुछ मंथ तक जीवित रह सकती है। क्यों? क्योंकि डब्ल्यूबीसी जो है उसका काम क्या है, रोगों से लड़ना, और जब रोगों से लड़ेगी तो कोई गारंटी नहीं है कि वो कितने दिनों तक जीवित रहेगी। अलग अलग किताबों में आप देखोगे 5 से 10 दिन, 5 से 7 दिन, 10 से 15 दिन, 10 दिन। तो इसीलिए आपने कभी भी ऐसा प्रश्न भी नहीं देखा होगा, क्योंकि जो ये सबसे विवादास्पद प्रश्न बनता है कि जो डब्ल्यूबीसी है वो उसका लाइफ स्पेन क्या है, उसका जीवन काल क्या है। इसके अलावा भी बहुत सारे प्रश्न हैं जो डब्ल्यूबीसी से संबंधित बनते हैं, उनके बारे में चर्चा करते हैं। इयोसिनोफिल्स जो है वो टोटल डब्ल्यूबीसी के कितने प्रतिशत होती है, 2 से 3%। अब क्या होता है कि इयोसिनोफिल्स को किससे अभिरंजित किया जाता है, इयोसिन से। किससे अभिरंजित किया जाता है, इयोसिन से। इसीलिए इसका नाम क्या है, इयोसिनोफिल्स। इसका एक नाम और है, एसिडोफिल्स। ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, जहां से प्रश्न आएगा वो बताता हूं आपको। इनकी संख्या क्या होती है, एलर्जी के समय बढ़ जाती है। एलर्जी के समय क्या होता है, इनकी संख्या बढ़ जाती है, किसकी, इयोसिनोफिल्स की और बेसोफिल्स की। तो जैसे ही ये नाम लिया है, मैं नाम लिख देता हूं किसका, बेसोफिल्स का। हम जोड़ रहे हैं चीजों को। इयोसिनोफिल्स को किससे अभिरंजित किया जाता है, इयोसिन से। एसिडोफिल्स भी कहा जाता है। एलर्जी के समय किनकी संख्या बढ़ जाती है, इयोसिनोफिल्स और बेसोफिल्स की। तो हमने लिख दिया बेसोफिल्स। बेसोफिल्स की जो मात्रा है टोटल डब्ल्यूबीसी में वो 0.5 से 1% तक रहती है। किसकी, टोटल डब्ल्यूबीसी की। टोटल ब्लड की नहीं, टोटल डब्ल्यूबीसी की कितनी होती है, 0.5 से 1% के बीच। अच्छा, इसको जो अभिरंजित है वो किससे किया जाता है, बेसिक डाई से। जो बेसिक डाई होती है उनसे अभिरंजित किया जाता है। और बेसोफिल्स की संख्या भी क्या होती है, एलर्जी के समय बढ़ जाती है। अच्छा, एक बात और बताता हूं आपको मैं कि इसका जो केंद्रक है ना वो कैसा होता है, द्विपालित। केंद्र कैसा होता है, द्विपालित। थोड़ा अच्छे से बनाते हैं, कोशिश करते हैं। ऐसा सा बना लीजिए, कैसा होता है, द्विपालित। और जो बेसोफिल्स हैं उसका केंद्र कैसा होता है, उसका केंद्र होता है त्रिपालित। तो हम इसको कुछ यूं बना लेते हैं, केंद्र कैसा होता है, त्रिपालित। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि जैसे ही हम मोनोसाइट पढ़ेंगे तो मोनोसाइट से संबंधित, मोनोसाइट के केंद्र से संबंधित एक बार प्रश्न आया हुआ है
तो जब मोनोसाइट से संबंधित प्रश्न आया हुआ है तो ये जरूरी नहीं है कि इनसे संबंधित प्रश्न नहीं आ सकता। अब मोनोसाइट से क्यों आया हुआ है कि वो कुछ इंटरेस्टिंग है, कुछ अजीबोगरीब है, इसलिए वो प्रश्न बन जाता है। अच्छा, एलर्जी के समय इनकी संख्या बढ़ जाती है, इन दोनों की याद रखेंगे आप। अब तीसरा जो है वो कौन सा है, न्यूट्रोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स जो है वो क्या होता है, उनको न्यूट्रल डाइल से अभिरंजित किया जाता है। जब जो पढ़ चुके हम वो मिटा देते हैं। और न्यूट्रोफिल्स होती है वो संख्या में क्या होती है, संख्या में सर्वाधिक होती है। एक बार प्रश्न पूछा गया है ये कि कौन सी निम्न में से कौन सी WBC है वो संख्या में क्या होती है, सर्वाधिक होती है, और ये जो बेसोफिल्स हैं वो संख्या में क्या होती है, सबसे कम। आपको दिख रहा होगा ये जो परसेंटेज मैंने लिखे हैं ये इसीलिए लिखे हैं, संख्या में क्या होती है, सबसे कम। और ये अगर मैं बात करूं तो कितनी होती है, 60 से 65%। ठीक है। अब हम यहाँ एलर्जी की होते आए हैं, तो हम यहाँ क्या बोलेंगे कि जब जीवाणुओं का संक्रमण होता है, जब जीवाणुओं का हमारी बॉडी पर क्या होता है, संक्रमण होता है, तो इनकी संख्या क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। अच्छा, अब हम आगे चलते हैं, उससे पहले केंद्र की बात कर लेते हैं। तो कई बार क्या आता है कि इसका जो केंद्रक होता है वो ऐसा आ जाए ना, मल्टीलोब्ड, जैसे एक से अधिक लोब होंगी तो उसको क्या कहेंगे अपन, मल्टीलोब कहेंगे ना। तो इसका केंद्र कैसा होता है, मल्टीलोब्ड होता है। अब बात करते हैं इसकी लिम्फोसाइट की। लिम्फोसाइट्स, जो लिम्फोसाइट्स का प्रतिशत है वो कितना होता है, 20 से 25%। बनने वाला दूसरा प्रश्न, भाई सर्वाधिक संख्या में कम। एक तो ये कंफ्यूजन, ये क्या होती है, आकार में क्या होती है, छोटी होती है। आकार में क्या होती है, छोटी होती है। दूसरी बात करूं मैं तो इनमें से ऋतिक जी ने एक बार एक प्रश्न पूछा था, ऋतिक जी ध्यान से सुनिएगा, कि जो बी लिम्फोसाइट है, आपका प्रश्न यहां आता है, जो बी लिम्फोसाइट्स हैं उनका काम क्या है, एंटीबॉडीज का निर्माण करना, एंटीबॉडी का निर्माण करना। एक तो ये एंटीबॉडीज का निर्माण किसके द्वारा किया जाता है, बी लिम्फोसाइट्स के द्वारा किया जाता है। दूसरा प्रश्न, जो टी लिम्फोसाइट है, उनका जो प्रशिक्षण है, अपने पहले वीडियो में मैंने आपको बताया था, पुराने में एक बार अपन बात कर चुके हैं, उनका प्रशिक्षण क्या होता है, थाइमस ग्रंथि। ठीक है, हमने लिम्फोसाइट्स के बारे में बात कर ली, मिटा देते हैं। जो पांचवी हमारी WBC है वो कौन सी है, मोनोसाइट। ये क्या होती है, आकार में सबसे बड़ी। यदि संख्या की बात करो तो कितनी होती है, लगभग 5%। आकार में सबसे बड़ी होती है मोनोसाइट। और लिम्फोसाइट्स के बारे में एक बात और लिखते हैं अपन कि जो वायरस संक्रमण होते हैं, विषाणुओं का जो संक्रमण है, उस समय इनकी संख्या क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। विषाणु संक्रमण के समय क्या हो जाती है, इनकी संख्या बढ़ जाती है। जैसे अभी अपना ये कोरोना आ रखा है, कोरोना वायरस के संक्रमण के समय भी क्या होगा, लिम्फोसाइट्स की संख्या बढ़ जाएगी। सीधी सी बात है, एंटीबॉडी का निर्माण बढ़ जाएगा। एंटीबॉडीज का निर्माण करने के लिए लिम्फोसाइट्स को तो बढ़ना पड़ेगा। थाइमस ग्रंथि है प्रसिद्ध। आपको एक चीज और याद रखनी है, अभी बता देता हूं मैं, पहले मोनोसाइट्स को पढ़ लेते हैं। मोनोसाइट आकार में सबसे बड़ी होती है। जैसे अपना जो टीबी रोग है ना, उस रोग में ट्यूबरकुलोसिस बैसिलस, ट्यूबरकुलोसिस रोग में इनकी संख्या क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। अच्छा, देखिए साथ साथ, जैसे एक बार एक प्रश्न आया हुआ है कि
इनमें से कोई 4 ऑप्शन दे दे आपको, बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट। निम्न में से कौन से प्रकार की WBC जो है वो HIV संक्रमण के समय उनकी संख्या बढ़ जाती है? जीवाणु जनित कोई रोग दे दिया जाए हमें, जैसे जीवाणु संक्रमण के समय न्यूट्रोफिल्स बढ़ रही है, तो जीवाणु जनित कोई रोग दे दिया, उसका नाम देकर कहे कि इस रोग के संक्रमण के समय किस प्रकार की WBC है उसकी संख्या बढ़ जाती है। ऐसे ही प्रश्न बनेंगे। अच्छा, यहाँ एक बात और रह गई कि ये जो लिम्फोसाइट है उसका जो केंद्रक है वो कैसा होता है? गोलाकार, या हम कह सकते हैं अंडाकार। मोनोसाइट में मैंने आपको कहा था कि इसका केंद्र कैसा होता है? घोड़े की नाल के समान, नाल की आकृति। घोड़े के जो पैर होते हैं, पैरों में जो घोड़े की नाल, या फिर हम कई बार घरों पर देखते हैं, घर के जो दरवाजे होते हैं वहां पर लगी रहती है घोड़े की नाल, तो कैसी होती है? ऐसी होती है। तो ये क्या है? मोनोसाइट्स है। अब देखिए, अगर मैं आपसे एक प्रश्न पूछूं, 5 ऑप्शन आपके लिए, आपसे मैं प्रश्न पूछूं कि निम्न में से कौन सी WBC है जो फेगोसाइट नहीं है? लिख देता हूं बोर्ड पर, फेगोसाइट नहीं है। फेगोसाइट क्या होता है भाई? हमारा आधा काम तो यही राधे राधे हो गई अपनी कि फेगोसाइट्स क्या होते हैं। दूसरा पिनोसाइट्स, फेगोसाइट्स और पिनोसाइट याद आया कुछ? किसी कोशिका द्वारा ठोस पदार्थों को ग्रहण करना क्या कहलाता है? फेगोसाइट्स। किसी कोशिकाओं द्वारा या कोशिका द्वारा लिक्विड पदार्थों को ग्रहण करना क्या कहलाता है? पिनोसाइट्स। चलो ये बात आ गई। अब हमारे प्रश्न की तरफ आते हैं। निम्न में से कौन सी WBC है जो फेगोसाइट्स नहीं है? तो कौन सी है? बेसोफिल्स जो है वो फेगोसाइट्स नहीं होती है। अब देखो, अंग्रेजी तो सीख लिया था, इसके साथ हम इसकी हिंदी बात करते हैं तो इसको कहा जाता है भक्षकाणु। कौन कौन सी भक्षकाणु है? इओसिनोफिल्स भक्षकाणु बनाती है, न्यूट्रोफिल्स को भी भक्षकाणु कहा जाता है, लिम्फोसाइट्स को भी भक्षकाणु कहा जाता है, मोनोसाइट्स को भी क्या कहा जाता है? भक्षकाणु कहा जाता है। ये आपकी हो गई WBC। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब अपन बात करते हैं अपनी अगली बिंदु की, प्लेटलेट्स की। हमने RBC पढ़ी, WBC पढ़ी, अब क्या बात कर रहे हैं अपन? प्लेटलेट्स के बारे में। अब देखिए, जो प्लेटलेट्स हैं, तीसरा बिंदु हमारा क्या है? प्लेटलेट्स, या क्या कहें? पट्टिकाणु, या क्या कह दूं? व्यूम्बाणु। और जो हम मोस्टली काम में लेते हैं उस नाम को भी लिख देता हूं, और उसके लिखने का कारण मैं आपको बता दूंगा, थ्रोम्बोसाइट। ये क्वेश्चन मार्क है, ठीक है। जो प्लेटलेट्स हैं इनके बारे में बात करते हैं। तो जो प्लेटलेट्स हैं उनकी उत्पत्ति कहाँ से होती है? जो उत्पत्ति है वो कहाँ से होती है? अस्थि मज्जा से होती है। कहाँ से होती है? अस्थि मज्जा से होती है। ठीक है, अब हम इनके जीवन काल की बात करें। जो जीवन काल है वो कितना होता है? तो 5 से 10 दिन के बीच होता है। अच्छा जी, इनका काम क्या है? रुधिर का थक्का बनाना, ब्लड का क्लॉट बनाना। कब? जब हमें चोट लग गई हो। जब हमें क्या लग गई हो? चोट लग गई हो। यदि मुझे जैसे याद आ रहा है WBC की हमने संख्या नहीं लिखी है, तो संख्या कितनी होती है? 6000 से 8000 mm³ ऑफ ब्लड अगर नहीं लिखी है तो अब आपको वो इन दोनों का अनुपात है वो ध्यान में रह जाएगा। कितना होता है? 1:600।
निकाल के देख लीजिएगा। रुधिर का थक्का बनने पर क्या नहीं लगती है, चोट नहीं लगती, सॉरी चोट लगने पर क्या होता है, थक्का बनाना इसका का काम है। अच्छा, अब अगर अपन बात करते हैं प्लेटलेट्स की, तो जो ये जो नाम है, पहले मोस्ट लगाओ फिर पढ़ते हैं प्लेटलेट्स। ये जो प्लेटलेट्स है वो नाम दिया था एक वैज्ञानिक थे बीजाजीरो। किसने दिया था? बीजाजीरो नाम के एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने ये प्लेटलेट्स नाम दिया था। प्लेटलेट्स क्या होते हैं कि जैसे ही हमें चोट लगी, देखिए एक बात बताता हूं आपको, थक्का बनता कैसे, जैसे ही हमें चोट लगी तो एक पदार्थ है थ्रोम्बोप्लास्टिन। क्या है? थ्रोम्बोप्लास्टिन। इसका स्राव करते हैं, क्योंकि जैसे प्लेटलेट्स डैमेज हो जाएंगे, वही डैमेज हुए और ये डैमेज होते हैं, किसका स्राव करेंगे? थ्रोम्बोप्लास्टिन। थ्रोम्बोप्लास्टिन क्या करता है? प्रोथ्रोम्बिन। हमने कल बात करी ना, प्लाज्मा में होता है प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन, उनकी हेल्प से क्या बना लेते हैं? थक्का बनता है। ठीक है, अब देखिए मैंने वो जो थ्रोम्बोसाइट है वो क्यों लिखा, ध्यान रखिएगा। मोस्टली जो कॉमन है, क्योंकि सारी किताबों में भी इनको थ्रोम्बोसाइट्स लिखा रहता है, जितनी भी आप गाइड्स वगैरह लेंगे या फिर कोई और कोई दूसरी बुक्स वगैरह लेंगे तो उनमें भी लिखा रहता है, इसलिए हम भी थ्रोम्बोसाइट्स को काम में ले लेते हैं। लेकिन ध्यान से सुनिएगा, जो मैमल्स हैं उनके लिए हम, स्तनधारी जो हैं उनके लिए हम, स्तनधारी जो प्राणी हैं उनके लिए हम थ्रोम्बोसाइट्स काम में नहीं लेते, ये नाम क्या नहीं करते, काम में नहीं लेते। लेकिन जो नॉन मैमल्स हैं, और क्या हो, कशेरुकी हो, नॉन मैमल भी हो और क्या हो, कशेरुकी हो, वर्टिब्रेट्स हो, उनके लिए क्या करते हैं, ये जो थ्रोम्बोसाइट है वो नाम काम में लेते हैं, किस लिए? प्लेटलेट्स के लिए। और उसका अगर एग्जांपल की बात करें तो कौन है? मेंढक, फ्रॉग। देखिए जब हम आरबीसी की बात कर रहे थे ना, तो मेंढक से एक आरबीसी से संबंधित प्रश्न भी आता है, नोट डालकर आप लिख लीजिएगा। यहाँ देखो हम लोग, जो मेंढक है वो क्या है? एक उभयचर है। इस उभयचर में जो आरबीसी है, इसकी आरबीसी में भी क्या होता है? केंद्रक होता है। क्या होता है? केंद्रक होता है। ये आपको क्या होगी? प्लेटलेट्स। ठीक है, अब यदि इनकी संख्या की बात करें, अपन प्लेटलेट्स की संख्या कितनी होती है, तो जो प्लेटलेट्स हैं उनकी संख्या कितनी होती है? सामान्य अवस्था में 1.5 लाख से कितनी होती है? 3.5 लाख तक। ठीक है, सामान्य अवस्था में। कई बार कुछ रोग ऐसे होते हैं जिनमें इनकी संख्या क्या हो जाती है? कम हो जाती है। तो जो यदि इनकी संख्या गिरकर कितनी हो जाए? 50,000 हो जाए, 50,000 या 50,000 से कम हो जाए, तो उसको क्या कहा जाता है? लो ऑफ प्लेटलेट्स, कि प्लेटलेट्स की संख्या में क्या आई है? कमी। यदि किसी व्यक्ति की प्लेटलेट्स की संख्या 20,000 या फिर कितनी हो जाए? 10,000 हो जाए, तो वो क्रिटिकल सिचुएशन मानी जाती है, व्यक्ति मृत्यु की कगार पर खड़ा रहता है, उस समय से प्लेटलेट्स चढ़ाई जाती है। अच्छा, कई बार क्या होता है कि इनकी संख्या क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। बढ़कर कितनी हो जाए? लगभग 10 लाख, इसे हम कह सकते हैं 1 मिलियन हो जाए। यदि इतनी संख्या यदि इनकी हो जाती है तो उसको हम क्या कहते हैं? हाई प्लेटलेट्स। देखिए, ये जो हाई प्लेटलेट्स और लो प्लेटलेट्स है, उससे एक बात और मेरे ध्यान में आई है, वो भी आपके साथ शेयर कर लेता हूं। हमने जो WBC है अभी अभी पढ़ी थी, WBC में क्या होता है कि लो प्लेटलेट्स की बात आ जाए, यदि हम बात करें लो प्लेटलेट्स की, तो जो कैंसर रोग का उपचार करते हैं ना, जब भी हम कैंसर रोग के उपचार में इनकी संख्या क्या हो जाती है? कम हो जाती है। जैसे रेडियोथेरेपी या फिर कीमियोथेरेपी है, कीमियोथेरेपी है, इन दोनों में ही रेडियोथेरेपी हो या फिर क्या हो,
कीमियोथेरेपी हो, इन दोनों में ही क्या होगा, WBC की संख्या क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और जो डेंगू रोग होता है, उस डेंगू रोग में क्या होता है, प्लेटलेट्स की संख्या क्या हो जाती है, कम हो जाती है। अच्छा दोस्तों, ये हमारा था रुधिर कणिकाओं से संबंधित टॉपिक, जो कि एक परिसंचरण तंत्र का ही भाग है। और आप वीडियो को देखते रहें और अपने कमेंट जो हैं वो उनसे हमें बताते रहें कि आप कौन सा टॉपिक पढ़ना चाहते हैं, और हम वही टॉपिक्स आपके सामने लेकर आएंगे जिनसे संबंधित परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। थैंक यू, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।